What is the target? Over. People watch on fire. ऊंची बर्फीली बादियां, चारों तरफ सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरती तिब्बती चरवाहे की एक तेज सांस। राष्ट्रपति लिंकन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में। राष्ट्रपति क्लिंटन ने, उन्होंने कहा कि यहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। और मैं अमेरिका नहीं गया, अमेरिका के दबाव में नहीं आया, वो जानते हैं कि मैं दबाव में काम नहीं करता। संसार का विरोध मोल लेकर हमने अणु परीक्षण किया, किसी दबाव में हम नहीं आए। 3 मई 1999 करगिल की बटालिक घाटी में सर्द हवाएं चल रही थीं। ताशी नामग्याल नाम का एक स्थानीय शेपर्ड अपने खोए हुए बैल को ढूंढता हुआ पहाड़ी पर चढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो आज इतिहास की सबसे खतरनाक साजिश का पर्दा उठाने वाला है। तभी उसकी नजर दूर एक पहाड़ी पर पड़ती है। कुछ लोग जिसकी वेशभूषा अजीब थी, पठानी कपड़े, AK-47 जैसी बड़ी बड़ी बंदूकें, वो पहाड़ी काट कर बंकर बना रहे थे, लेकिन वो ना तो कश्मीरी लगते थे ना भारतीय। ताशी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो दबे पांव वापस लौटता है और पास के इंडिया आर्मी पोस्ट को खबर देता है। पहले तो सेना को लगता है शायद ये आतंकवादी होंगे, लेकिन 2 दिन बाद कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी बटालियन के 4 जवान उस इलाके की जांच करने जाते हैं और कभी वापस लौट कर नहीं आते, क्योंकि घुसपैठिए पाकिस्तानी सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और क्रूरता से यातनाएं देकर मार देते हैं। जिसके 4 दिन बाद 9 मई को पाकिस्तानी सेना बमबारी करके कारगिल में भारतीय सेना के गोला बारूद रखने के ठिकानों को नष्ट कर देती है। तब भारतीय सेना को यकीन हो जाता है कि पाकिस्तानी सेना ने भारत में घुसपैठ कर ली है और फिर शुरू होती है एक ऐसी जंग जो इतिहास के पन्नों में आज भी भारतीय सैनिकों की वीरता की मिसाल बनी हुई है। तो आखिर कैसे रची गई थी ये साजिश? आखिर करगिल में घुसने के पीछे पाकिस्तानी सेना का मकसद क्या था? कैसे भारतीय सेना ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया? और करगिल की पहाड़ियों में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों को आखिर क्या हुआ? आइए जानते हैं करगिल युद्ध की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 1999 से, जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के दौरे पर गए, जहां पाकिस्तानी PM नवाज शरीफ की मौजूदगी में उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई थी। दोनों देशों में बॉर्डर शांति बनाए रखने की बात हुई थी, लेकिन उसी वक्त पाकिस्तानी सेना के जनरल परवेज मुशर्रफ भारत में घुसपैठ करने की तैयारी कर रहे थे। और सर्दियों में जब भारतीय सेना -30 डिग्री में कारगिल की ऊंची पहाड़ी से नीचे आती है, उस समय पाकिस्तानी सैनिक चुपचाप उन खाली चोटियों पर कब्जा जमा लेते हैं। यूनिफॉर्म की जगह पठानी सूट पहनते हैं ताकि वो सैनिक नहीं आतंकवादी लगे और दुनिया को गुमराह कर सकें, लेकिन साजिश अब खुल चुकी थी। तभी वाजपेयी जी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन मिलाया और कहा, आपने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। एक तरफ आप लाहौर में मुझसे गले मिल रहे थे, दूसरी तरफ आपके लोग करगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर रहे थे। नवाज शरीफ ने कहा, उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मैं परवेज मुशर्रफ से बात कर आपको वापस फोन मिलाता हूँ। लेकिन अब कहने सुनने का वक्त चला गया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सेना को खुली छूट दे दी और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर एक ऐसा भाषण दिया जिससे करीब 1000 किलोमीटर दूर कराची में पाकिस्तान की सरकार हिल गई। उन्होंने कहा, हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा, अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ये लड़ाई अभी चलेगी और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें प्रयास करना है। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे।
जिसके बाद 10 मई 1999 के दिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की घोषणा कर दी। सेना की अलग अलग टुकड़ियां कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से करगिल बेस की ओर रवाना कर दी गईं, लेकिन अब तक पाकिस्तानी सेना 8 से 9 किलोमीटर अंदर तक भारतीय सीमा में घुस चुकी थी। उन्होंने टोलोलिंग और टाइगर हिल जैसी रणनीतिक चोटियों पर कब्जा जमा लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, द्रास, काकसर, बटालिक रेंज, छोबर वैली और मुश्कोह सेक्टर, हर जगह उनके बंकर, मोर्चे और अभी भारी हथियार तैनात थे। कुल मिलाकर करीब 100 किलोमीटर के भारतीय क्षेत्र को उन्होंने छुपकर हथिया लिया था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि लेह से कारगिल को जोड़ने वाली सड़क यानी नेशनल हाईवे 1 पर वो ऊपर से निगरानी कर सकते थे, यानी पूरी सप्लाई लाइन दुश्मन की निगरानी में आ चुकी थी। हालात इतने खराब थे कि भारत का जीतना नामुमकिन लग रहा था, जिसे लेकर उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल हरणजीत सिंह पराग कहते हैं, पहले 1 महीने में हमारा प्रदर्शन शर्मनाक था। एक तो हम पहाड़ियों के नीचे थे, वो ऊंचाइयों पर, दूसरा वहां की ऑक्सीजन बेहद कमी थी, और तीसरा इस तरह की आक्रामक पर्वतीय लड़ाई के लिए हमारी ट्रेनिंग भी कमजोर थी। इतना ही नहीं, फौज में कहावत होती है कि माउंटेन इट्स ट्रूप्स, पहाड़ सेना को खा जाता है। यानी अगर जमीन पर लड़ाई हो रही हो तो अटैकिंग फोर्स को डिफेंडिंग फोर्स से 3 गुना ज्यादा होना चाहिए, मगर पहाड़ों पर यह काम कम से कम 9 गुनी और करगिल में तो 27 गुनी होनी चाहिए। मतलब अगर वहां दुश्मन 1 जवान बैठा है और उसको हटाने के लिए आपको 27 जवान भेजने होंगे। और 1999 के युद्ध में करगिल में कम से कम 1700 पाकिस्तानी जवानों ने घुसपैठ की थी और वो ऊंचाई पर अपने कैंप बनाकर बैठे थे। यानी चुनौतियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर था इंडियन आर्मी का हौसला, जिसके साथ 15 मई 1999 के दिन भारतीय सेना ने पूरे सेक्टर में मोर्चा संभाल लिया। खामोश रातें थी, ठंड ऐसी कि हड्डियां जवाब दे दें, ऑक्सीजन इतनी कम जैसे सांस भी डर के मारे रुक गई हो। लेकिन इन हालातों में भारतीय सैनिकों ने पहाड़ियों पर चढ़ाई करने के लिए रात का समय चुना। बिना रोशनी, बिना शोर, दुश्मन की निगाहों से बचते हुए, एक एक पत्थर पर रेंगते हुए वो ऊपर बढ़े। हर कदम मौत के साए में था, लेकिन इन जवानों के इरादे फौलाद से भी सख्त थे। हमारे वीर जवानों ने 16 मई को द्रास के मुश्कोह सेक्टर पर तिरंगा फिर से लहराया। 18 मई को पॉइंट 4296 और 4460 को दुश्मन से छीन लिया गया। 24 मई को मुश्कोह सब सेक्टर भी भारतीय सेना के नियंत्रण में आ गया, मगर दुश्मन अब भी ऊंचाइयों पर था, ऐसी चोटियां जहां तक पहुंचना सिर्फ पैदल मुमकिन नहीं था। अब वक्त था इंडियन एयरफोर्स की एंट्री का। 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ आदेश दिया, LOC पार नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका मतलब था दुश्मन को मारना है, लेकिन सीमा के भीतर रहकर। और वायुसेना ने ये कर दिखाया। उन्होंने दुश्मन के बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया, ग्राउंड फोर्स को सप्लाई, कवर फायर और जज्बा दिया। लेकिन अगला दिन 27 मई एक खास जख्म छोड़ गया, जिसे आज भी भारत भूल नहीं पाया है। दरअसल फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता राव का MiG-27 दुश्मन की मिसाइल का शिकार हुआ और वो समय रहते इजेक्ट कर गए और पाकिस्तान में पकड़े गए। वहीं उनकी मदद को आए स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा भी मार गिराए गए और पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बेरहमी से शहीद कर दिया। जबकि कुछ दिनों की कैद और टॉर्चर के बाद इंटरनेशनल दबाव के चलते पाकिस्तान ने नचिकेता को रिहा करना। वहीं 28 मई को एक और हमला हुआ, इस बार इंडियन आर्मी एयरफोर्स के MiG-17 हेलीकॉप्टर पर, जिसमें 4 भारतीय जवान शहीद हो गए। इन हमलों ने भारत को अंदर तक झकझोर दिया। वो नेशनल हाईवे A1 पर कब्जा करते सियाचिन और लद्दाख के 50% हिस्से को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। मई महीने के अंत तक स्थिति उनके पक्ष में चली गई, लेकिन अब वक्त था भारत के कमबैक का। एक ऐसा कमबैक जिसने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की कुर्सी हिला दी, क्योंकि वो ऐसे हालात में भी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। दोस्तों, इस धमाकेदार कमबैक की शुरुआत हुई टोलोलिंग पहाड़ी पर। इंडियन आर्मी की ऐतिहासिक जीत से 16,000 फीट की ऊंचाई, -11 डिग्री तापमान, ऊपर से सीधे दुश्मन की लाइन ऑफ फायर। हालात ऐसे थे जहां हर कदम मौत से भरा था। इसलिए जवानों ने फैसला किया कि वो चढ़ाई उसी रात को करेंगे जब आसमान में चांद नहीं होता, ताकि अंधेरे का फायदा उठाया जा सके। लेकिन अंधेरा भी तब बेबस लगने लगा जब एक एक जवान को अपने कंधे पर या तो 2 किलो राशन उठाना था या 100 गोलियां।
कैप्टन अजित सिंह बताते हैं, ज्यादातर ने गोलियां चुनी और मैं 3 दिन तक बिना खाए सिर्फ सिगरेट के सहारे जिंदा रहा। ऐसे मुश्किल हालात में मेजर राजेश अधिकारी की एक कंपनी ने टोलो लिंक की चढ़ाई शुरू की, लेकिन जब वो टॉप से बस 15 मीटर दूर थे, पाकिस्तानी फायरिंग शुरू हो गई। पूरी टीम पहाड़ों के ओट में फंस गई। उन्हें निकालने के लिए कर्नल रविंद्रनाथ ने 90 सोल्जर्स की एक टीम बनाई और 12 जून को फंसी हुई टीम तक पहुंच गई। हथियार, खाना और पानी दिया गया और हमला करने से पहले रविंद्रनाथ ने सिर्फ एक बात कही, मैंने तुम्हें वो दे दिया जो चाहिए था, अब मुझे वो दो जो मुझे चाहिए। टोलो लिंक पर जीत। हमले में मेजर विवेक गुप्ता और उनके 6 सोल्जर्स शहीद हुए, लेकिन पहाड़ी पर तिरंगा लहरा उठा। यही था वो मोड़ जहां से बाकी जवानों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया और एक के बाद एक सारे पॉइंट्स दुश्मन के हाथों से छीन लिया गया, जिसमें भारतीय सेना घुसपैठियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रही थी। इस तरह जून के दूसरे सप्ताह से भारतीय सैनिकों को जो मोमेंटम मिला वो काबिले तारीफ था। साथ ही वो जुलाई के अंत तक जारी रहा। आखिरकार नवाज शरीफ को युद्ध विराम के लिए अमेरिका की शरण में जाना पड़ा। अब युद्ध मैदान से बाहर एक और लड़ाई शुरू हुई, डिप्लोमेसी की। अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इस जंग को लेकर बातचीत की। तभी वाजपेयी जी ने सीधा संदेश दिया, या तो पाकिस्तान खुद अपनी सेना वापस बुला ले या फिर हम उन्हें बलपूर्वक बाहर निकालेंगे। जब क्लिंटन ने पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हमले की धमकी का जिक्र किया, अटल जी की आवाज गूंजी। उन्होंने कहा, अगर ऐसा हुआ तो अगली सुबह का सूरज उगने से पहले पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। अमेरिका को समझ आ गया कि अब भारत पीछे नहीं हटेगा। इधर जंग के मैदान में अब अगला टारगेट था पॉइंट 5140, लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद दुश्मन का सबसे मजबूत गढ़। इसके लिए 2 टीमें बनाई गई। एक की कमान लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल के पास थी और दूसरी लीडर थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, कोड नेम शेरशाह। विक्ट्री सिग्नल के तौर पर जामवाल ने चुना ओ यस यस और विक्रम बत्रा का संदेश था, ये दिल मांगे मोर। दोनों ने अपने अपने मिशन को अंजाम दिया और पॉइंट 5140 भारतीय फौज के कब्जे में आ गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा का अगला मिशन था पॉइंट 4875। 8 जुलाई को उन्होंने इस कठिन चोटी को भी फतेह कर लिया, लेकिन तभी एक छिपे हुए पाकिस्तानी सैनिक ने पीछे से उन पर गोली चला दी और उनकी छाती को चीरती हुई वो गोली निकल गई। विक्रम बत्रा शहीद हो गए, मगर उनका ये दिल मांगे मोर आज भी गूंजता है। इस दौरान एक और कहानी लिखी गई, टाइगर हिल की। 3 जुलाई को ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की प्लाटून इस मिशन पर चढ़ाई कर रही थी। जब ऊपर से फायरिंग और रॉकेट्स की बरसात शुरू हो गई, प्लाटून कमांडर समेत 2 जवान वहीं शहीद हो गए। मगर 19 साल के योगेंद्र 3 गोलियां खाने के बाद भी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने ऊपर चढ़ते हुए ग्रेनेड से दुश्मन के बंकर उड़ाए और 4 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। उनके साहस के बाकी जवानों का हौसला फिर से जाग उठा और उन्होंने टाइगर हिल को दुश्मनों से पूरी तरह से खाली करा दिया। इस 12 घंटे की लड़ाई में योगेंद्र सिंह यादव को 15 गोलियां लगी, लेकिन वो जिंदा बचे और उन्हें मिला भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र। एक तरफ जंग के मैदान में भारतीय सेना पाकिस्तान का लगभग सफाया कर चुकी थी, दूसरी तरफ कूटनीति के इस जंग में प्रधानमंत्री वाजपेयी ऐसे दहाड़े कि बिल क्लिंटन को भी समझ में आ गया कि भारत में घुसपैठ करके पाकिस्तान ने काफी बड़ी भूल कर दी और उसका साथ देकर हम भी गलती के भागीदार बन चुके हैं। ऐसे में क्लिंटन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर दबाव बनाना शुरू किया कि वे अपनी सेना को वापस बुलाएं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ इसके लिए राजी नहीं थे, क्योंकि 1984 में सियाचिन पर भारत से मिली हार का बदला वो अपने जिद और निजी खुन्नस से लेना चाहते थे। मगर अब हालात बदल चुके थे। एक तरफ इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा था, दूसरी तरफ भारतीय सेना दुश्मनों को एक एक कर खत्म कर रही थी। ऐसे में आखिरकार 11 जुलाई को पाकिस्तानी सैनिकों ने बॉर्डर खाली करना शुरू कर दिया और 14 जुलाई को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की सफलता की आधिकारिक घोषणा कर दी। इस युद्ध में 527 भारतीय जवान शहीद हुए, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2700 से ज्यादा घुसपैठियों को ढेर कर दिया। तब से आज तक पाकिस्तान ने भारत के सामने खुलकर युद्ध छेड़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन
लेकिन अब सवाल आता है कि घुसपैठ करने वाले जो पाकिस्तानी सैनिक मारे गए उनके साथ क्या हुआ। तो देखिए, करगिल युद्ध में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के शवों के साथ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मानवीय व्यवहार किया। भारत ने कई बार पाकिस्तान से आग्रह किया कि वो अपने सैनिकों के शवों को वापस ले जाएं, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने उन्हें अपने सैनिक मानने से इनकार कर दिया। लेकिन भारतीय सेना ने उनके शवों को सम्मान पूर्वक मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार दफनाया और यह प्रक्रिया सियाचिन और कारगिल सेक्टर के कई स्थानों पर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी में पूरी गरिमा के साथ की गई। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने लंबे समय तक इन सैनिकों की शहादत को स्वीकार नहीं किया। इससे न केवल उन सैनिकों के परिवारों को अपार पीड़ा हुई, बल्कि यह भी दर्शाता है कि पाकिस्तान ने इस युद्ध में अपने ही सैनिकों के बलिदान को नजरअंदाज किया। जबकि दूसरी तरफ भारत ने न केवल युद्ध के मैदान में अनुशासन और नैतिकता दिखाई, बल्कि दुश्मन सैनिकों के शव के साथ भी पूरी मानवता बरती। आखिर में दोस्तों, अगर आपको भी करगिल युद्ध में भारत के विजय तिलक लगाने वाले भारतीय सैनिकों पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय जवान जय हिंदुस्तान जरूर लिखिए, ताकि ये वीडियो भारतीय सेना के जवानों तक पहुंचे तो उन्हें भी पता चले कि हमें उन पर गर्व है। और करगिल के महान युद्ध की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए। और ऐसी अनकही अनसुनी कहानियों को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।